जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा, मैंने एनसीईआरटी का जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट है उससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट चैप्टर को अपलोड किया है विथ फुल एक्सप्लेनेशन। उसमें कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह से मैंने ये दूसरा पार्ट को भी यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आपका सिंधु घाटी की कलाएँ जो हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब यहाँ बात आता है कि ये जो चैप्टर्स है ये किस में इम्पॉर्टेंट है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेन जो है ये आपका यूपीएससी का जो आर्ट एंड कल्चर आता है उससे ये रिलेटेड होगा, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे भी तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी आप देखेंगे कि आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात बोलना चाहूँगा, बीच बीच में मैं बोलते हुए थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि मेरा थोड़ा सा जी में प्रॉब्लम है, जिस कारण से मैं पूरी अच्छी तरह से बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक्स हो तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मैं उस पर ध्यान देने का कोशिश करूँगा। चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो अब दूसरा चैप्टर है ये है आपका सिंधु घाटी की कलाएं। इसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी की के बारे में क्या बताया जा रहा है इसमें। उससे पहले आपको अगर नॉलेज होगा कि सिंधु घाटी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो हम लोग बोलते हैं, तो ये कैसा था, कहाँ कहाँ पे ये स्थित था, इसके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। तो उससे पहले आप एक मैप देखिए जो मैंने पिछले अपने वीडियो में भी दिखाया था। आपने ये मैप को ज़रूर देखा होगा। मैंने कहा था कि ये मैप जो है आपको मतलब दिखा रहा है ट्रायंगल शेप में आपको नज़र आ रहा होगा। आपको मालूम है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वो ट्रायंगल शेप में है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है या हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो किस शेप में है, तो वो ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसका जो सबसे नॉर्थन जो बिंदु है वो है आपका मांडा, ठीक है ना, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। उसके बाद आपका जो वेस्टर्न जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है वो आपका है सुरकोटडा, ठीक है। उसी तरह से आपका जो साउथर्न सबसे बिंदु है वो है दायमाबाद, एंड जो आपका ईस्टर्न जो सबसे पार्ट है वो आपका आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश पड़ेगा। तो अगर हम इसे मैच करें चारों को तो आपको ये ट्रायंगुलर शेप में नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी आपको साइट नज़र आ रही है सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट हैं। जैसे एक दो एग्जांपल बता दे रहे हैं। अभी मैंने कुछ नाम बताया, मांडा, सुरकोटदा, दायमाबाद, आलमगीरपुर, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, है ना। ये सारे जो हैं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, जिसे आर्कोलॉजिकल सर्वे में खोजा गया था। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कल्चर्स के बारे में जानते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने आगे के चैप्टर में पहुँचते हैं कि सिंधु घाटी की कलाएँ क्या क्या थी उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए मैं इसको रीड करूँगा, आपको सिर्फ सुनना है, एंड साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ आप उसे पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं कहीं मिस्टेक करता हूँ आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसे कुछ जो नहीं समझ में आता है मैं उसको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा, ताकि आपका ध्यान उस पर बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इसको सिंपल भाषा में समझें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत जो है वो कब हुआ था, तीसरी शताब्दी यानी कि आपका जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। हम लोग जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से हम लोग सन को जोड़ना शुरू करते हैं ना, एडी आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ईस्वी पूर्व, मतलब जीसस के जन्म के तीसरे शताब्दी मतलब 300 साल पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब निर्माण हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमा, मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या क्या पाया गया है, तो वहाँ पे मुहर पाया गया। मुहर मतलब क्या होता है, सिक्का टाइप होता है ना जिसमें मुहर लगा रहता है, वो मुहर पाया गया है।
फिर से मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, आभूषण पाए गए हैं, पकी हुई मिट्टी का मूर्ति पाया गया है। ठीक है, उसके बाद बताया है कि उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक झुकबुक और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। मतलब कि उस टाइम के लोगों में जाहिर सी बात है, जब इस तरह का चीज़ पाया जा रहा है, मूर्ति पाया जा रहा है, मुद्राएं पाई जा रही हैं, ठीक है ना, मुहर पाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों के अंदर कला का ज्ञान है। उन लोगों को ये मालूम है कि कैसे हम किस चीज़ को क्या शेप दे के कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद बोल रहा है कि उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियाँ अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। ओके, महत्वपूर्ण मृत मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया है था। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि उन लोगों ने मूर्तियाँ जो भी बनाई थी, जानवर का हो चाहे जो भी हो, उन लोगों का ये बहुत समझ था कि इसको कैसे हम लोग शेप दे सकते हैं, कैसे इसको रियलिस्टिक बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल, यानी कि पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो नामक दो नगर थे। आपको मालूम होगा कि हड़प्पा का दो इम्पॉर्टेंट साइट है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, सभी इम्पॉर्टेंट है, बट अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट का अगर बात किया जाए तो वो है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदाड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। अच्छा, हड़प्पा क्या उत्तर में और मोहनजोदाड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। इसको मैप में देख लेते हैं हम लोग कि हड़प्पा जो है ये आपका उत्तर में कहाँ पर है, मोहनजोदाड़ो आपका दक्षिण में कहाँ पर स्थित है। देखिए आप मैप में इसको देखिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा हड़प्पा, ये रहा हड़प्पा। क्या बोला, हड़प्पा उत्तर में यानी कि नॉर्थ में आपका है ना। ओके, मोहनजोदाड़ो आपको दक्षिण में नज़र आ रहा, साउथ में ये रहा मोहनजोदाड़ो आपको नज़र आ रहा। ठीक है, और किस नदी के तट पर है ये, तो देखिए ये जो आपको एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये क्लीन नज़र आए। ये अगर आप इस चीज़ को, ये रेखा आप देख रहे होंगे रेड कलर का, जो ये आपका सिंधु नदी कैसे गुजर रहा है। ठीक है, तो इस नदी के तट पर ये आपका स्थित है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद है सिंधु नदी तट पे स्थित है। उसके बाद दोनों नगर सिंधु नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। ठीक है, इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। ठीक है, मतलब इसमें हर एक चीज़ को एकदम प्लान करके बनाया गया था। ठीक है, अब सोचने का चीज़ है, ये जाहिर सी बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है कि अगर सोचिए, आप ही सोचिए, अभी के टाइम में हम लोग जहाँ पर रहते हैं, किसी के सोसाइटी में होगा या किसी के घर के जो लोग गांव देहात में चल जाइए या जहाँ पर ज़्यादा एडुकेशन नहीं है, तो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, आप गौर करिए। ठीक है, कैसे रहेंगे, मतलब कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक दे रहे हैं, रोड पर फेंक दे रहे हैं या कुछ भी, मतलब उनका घर मतलब पूरा सुव्यवस्थित टाइप से वो नहीं सेटल होता है। देख के हमें लगता है कि ये कैसे रहते होंगे, है ना। तो अब बोल रहा है कि ये ईसा से तीसरी शताब्दी पहले अगर वहाँ पे ऐसा सेटलमेंट है जहाँ पे हर चीज़ एकदम प्लान्ड करके बनाया गया है, तो उनका मस्तिष्क समझिए कि कितना डेवलप होगा, वो लोग कितना सोच समझ के चलने वाला इंसान होगा, है कि नहीं। एकदम सुंदरता से उन लोगों ने घर बनाया है, हर एकदम 90 डिग्री पे उन लोगों का रोड काट रहा है एक दूसरे को। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा प्लान करके उस नगर को बसाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी, मतलब ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा था। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। देखिए अब ये जो हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो है, पहले तो हमारा भारत देश में था, अखंड भारत में ये पड़ता था, बट जब पार्टीशन हुआ तो ये किसके अंतर्गत चला गया, ये आपका चला गया पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में से भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिलते हैं, जिनका नाम लोथाल,
और धोलावीरा जो कि गुजरात में, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में, रोपड़ जो कि पंजाब में और कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है। मतलब इन लोथाल, धोलावीरा, कालीगढ़ी, सॉरी राखीगढ़ी, रोपड़ और कालीबंगा, ये सारे स्थलों से भी हमें कला वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पत्थर की मूर्तियाँ। अब देखिए पत्थर की मूर्तियाँ वहाँ पे मिली थी, उसके बारे में जानते हैं कि क्या था वो। तो देखिए हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी के बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी आपको मूर्तियाँ मिली हैं, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो कांसे का हो, जिस भी चीज़ का मूर्ति मिला हो, भले वो बहुत ही ज़्यादा दामी ना हो, बहुत ही ज़्यादा कीमती ना हो, बट उसका जो शेप है, उसको जो बनाया गया वो बहुत ही मतलब उच्च कोटि का था वो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, पत्थरों की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुचिंचित है, जिनमें से कुछ पुरुष धड़ है। अच्छा, कुछ जो मूर्तियाँ हैं उसमें पुरुष का धड़ है। ठीक है, जैसे आपको ये एक पास में एक मूर्ति नज़र आ रहा होगा, है ना, ये आपको एक पास में मूर्ति नज़र आ रहा, इसमें क्या हुआ है, ये तो टूट गया है, जाहिर सी बात है कि अब इतना साल से दबा हुआ था कहीं, अब प्रेशर लगा, कोई खुदाई का टाइम में भी टूट जाता है। तो ये देखिए ये कैसा बनाया गया, मतलब सोच के देखिए किस, मतलब क्या कला का उन लोगों के अंदर एक गुण होगा, है कि नहीं। अच्छा, जो लाल चूना पत्थर का बना है और दूसरी दाढ़ी वाली पुरुष की अवश्य मूर्ति है जो सेलखाड़ी की बनी है। ये देखिए, ये जो हल्का धारी नजर आई, ये दाढ़ी है इनका। ठीक है, तो यही दाढ़ी वाली मूर्ति बोला जा रहा। ठीक है, इसी को बोला जा रहा। तो ये इनका सेलखाड़ी वाली बनी मूर्ति हुई है ये। ठीक है, उसके बाद बोला दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है, इन्हें धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इसका पीछे का रीज़न क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। इस अवश्य मूर्ति को शाल ओढ़े हुए दिखाया गया है। देखिए ये जो ये है ना डिजाइन कलर का नज़र आ रहा है, ये शाल ओढ़े हुए हैं, ऐसा दिखाया जा रहा। शाल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिने भुजा के नीचे से ढाली गई है। ठीक है, शाल त्रिपुलिया नमूनों से सजी हुई है, मतलब तीन फूल है इसमें, 3 फूल वाला से सजाया गया इसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई है। देखिए इनका आंख जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा और आधा खुला हुआ नज़र आ रहा, मानो वह पुरुष ध्यान व्यवस्थित हो। अच्छा, मानो कि वो मतलब वो ध्यान में बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा मानो ये बता रहा। नाक सुंदर बनी हुई है और होठ कुछ आगे निकले हुए हैं। देखिए इनका नाक भी बहुत अच्छा से बनाया गया था, बट ये टूट गया है। इनका होठ भी बहुत अच्छा से बनाया गया है। जिनके बीच की रेखा, अच्छा, जिनके बीच की रेखा क्या बता रही है, गहरी और दाढ़ी मूछ और गुलमुच्छे चेहरे पर उभारी हुई दिखाई गई है। ठीक है, अच्छा, कान सिर्फ जैसी सीप जैसी दिखाई देता है। अच्छा, इनका कान जो है, ये देखिए सीप मतलब घोगा, देखते हैं ना घोगा का ऐसा दिखाया गया इनका कान को। ठीक है, अच्छा, उनके बीच में छेद है। बालों के बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्से में बांटा गया है। देखिए इनका बाल का हिस्सा जो है एक इस साइड कर दिया गया है, एक उस साइड कर दिया गया है। ठीक है, ये बोल रहा। अच्छा, उसके बाद आ रहा है कहाँ गया, और सिर पर चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बांधा हुआ दिखाई देता है। अच्छा, इसके ऊपर देखिए एक सादा, ये देख रहे हैं, ये आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये एक सादा कलर का मतलब फीता बांधा हुआ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये बोल रहा। उसके बाद दाहिने भुजा पर एक बाजूबंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए हैं। अच्छा,
देखिए इनका गला पर अगर ध्यान दीजिएगा तो छोटा छोटा छेद नज़र आ रहा, हम लोग को इस पे पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा पर ऐसा होगा। तो वो बता रहा है कि इसमें हार पहने हुए ऐसा लगता है, देख के लग रहा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया गया, मतलब कितना डिज़ाइन करके कितना ही ज़्यादा सुव्यवस्थित टाइप से इसको बनाया गया है, ये बताने का यहाँ पे कोशिश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांसे की ढलाई। अब देखिए ये जो था ये आपका क्या चीज़ का था, ये आपका मिट्टी का है। ठीक है, पत्थर से बनाया गया इसको। ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा है ये। अच्छा, उसी तरह से कांसे की भी ढलाई की हुई मूर्ति है, बनाई गई वहाँ पे। तो हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में परिवर्ण थे। अच्छा, इनकी कांस्य मूर्ति कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। अच्छा, इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वो पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था। अच्छा, और उसे मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांसे में मनुष्य और जानवर दोनों की ही मूर्ति बनाई गई है। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लकड़ी की मूर्ति जिसमें लड़की की मूर्ति जिसमें नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्ति में भैंसा और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भैंसे का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैली हुई हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्र में कांसे की ढलाई का एक बहुतायत में होता था। लोथाल में पाए गए तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार भी कमतर नहीं कहा जा सकता। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। यहाँ क्या बोला है कि आपका लोथाल में पाया गया तांबे का कुत्ता। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर में कि तांबे का कुत्ता इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा साइट से पाया गया था, तो आंसर हो जाएगा लोथाल। ठीक है, पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, ठीक है, उसे कम नहीं समझा जा सकता, ये बताया गया। ये देखिए कांसे का बनाया हुआ यहाँ मूर्ति नजर, मिट्टी से बनी आकृति। अच्छा, ये मिट्टी से बनी हुई आकृति आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए मर्न मिट्टिया मतलब टेरोकोटा से बना हुआ आपका यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। आप पहले मूर्तियों को देख लीजिए, उसके बाद उसके बारे में पढ़ते हैं। ये टेरोकोटा से बना हुआ आपको मूर्ति नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, टेरोकोटा के बारे में देखते हैं क्या दिया है कि सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्ति भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों जितना बढ़िया नहीं होती थी। ठीक है, सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृदेवी की प्रतिमा अधिक उल्लेखनीय है। कालीबंगा और लोथाल में पाई गई नारी मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पाई गई मातृदेवी की मूर्ति से बहुत ही अलग तरह की है। मिट्टी की मूर्तियों में कोई दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई हैं जिनके बाल गढ़े हुए मतलब कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे थोड़ी छोटी और भुजाएं शरीर के सामान्य नीचे की ओर लटकी हुई है। ठीक है, ठीक ऐसे ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गईं, जिसे यह प्रतीत होता है कि
ये किसी देवता की मूर्ति है। एक सिंह वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीढ़ियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गाड़ियाँ, ड्रिक्स भी मिले हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मुद्राएं यानी कि मुहर के बारे में क्या बताया यहाँ पर कि पुरातात्विक विदों ने को हजारों की संख्या में मुहर मिले हैं। ठीक है, मुद्राएं मिली हैं जो आमतौर पर सेलखड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांसा और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने का चीज़ है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ क्या है। जो मुद्रा वहाँ पे मिला था, वहाँ पे क्या क्या मिला था, गौर करिए। यहाँ पे क्या बोला है, एक सींग वाला सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ मिली है, बट उसमें गाय की आकृति नहीं मिली है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में ऐसे ही एक बार क्वेश्चन आया था, मैंने प्रीवियस ईयर का किसी क्वेश्चन में देखा था, उसमें लिखा था कि ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया था सेम उसमें, बट यहाँ बीच में दे दिया था गाय लिख दिया था। ठीक है, और बोला था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो जिन लोगों को ये डिटेल्स पूरा नहीं मालूम होगा वो तो समझो कि ये सही बात है, उसमें उन्होंने टिक मार दिया होगा सही है, बट वो गलत हो गया था। ठीक है, क्योंकि उसमें गाय नहीं होता। तो इन सारे छोटे छोटे चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी। ठीक है, बाजूबंद मतलब कि होता है ना, यहाँ पे अपने बाइसेप पे पहनते हैं। जैसे आपने कूली नंबर एक मूवी देखा होगा आपने, कूली, किनका था ये, अमिताभ बच्चन का, वो एक 746 का बिल्ला पहनते थे ना, उसी तरह का बाजूबंद ये लोग उस टाइम के मुद्राओं को पहनते थे, लगाकर पहनते थे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। ठीक है, पहचान पत्र जैसे आजकल के लोग धारण करते हैं, वैसे वो लोग बाजूबंद लगा के अपना पहचान पत्र उसको बना के रखते थे। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2:2 इंच की वर्गाकार पट्टी होती थी। ये भी अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि हड़प्पा का जो मानक मुद्रा होता था उसका रेशियो क्या है, कितना इंच का। तो यहाँ पे हो सकता है 2:3 दे दे, 3:2 दे दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अगर कंफ्यूज करना रहे वो कुछ भी दे सकता है, बट इसका जो आंसर होगा 2:2 इंच के वर्गाकार पट्टी में होता था वो। ठीक है, देखिए आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, बट हम नहीं जानते हैं क्योंकि अभी का टाइम में जो एग्ज़ाम का जो सिस्टम बन गया, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, हर कोई अभी पढ़ाई में लगा हुआ है। आप ये मत समझिए कि हम जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता होगा, हर कोई इस कॉन्सेप्ट को जानता है। एग्जामिनर भी जानता है कि ये जो लड़का लोग अभी पढ़ रहा है वो बहुत स्मार्ट हो गया है, छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट को निकाल लेगा, वो जानता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। तो इस वजह से वो लोग क्या करेंगे, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट को निकाल के लाएंगे जो हम लोग जिस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें उन सारी चीज़ों पर ध्यान दे के चलना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क से ज़्यादा अच्छा है स्मार्ट वर्क करना, तो स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। जो आमतौर पर सेलखड़ी और से बनाई जाती थी। अच्छा, प्रमुख मुद्राओं में एक चित्रात्मक लिपि खुदी हुई होती थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अच्छा, मतलब एक चित्रात्मक लिपि का तौर पर वहाँ पे कुछ खोद कर वहाँ पे लिखा गया था जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है ना। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं।
हाथी का जो दांत होता था उसका भी कुछ मुद्रा पाया गया है। मुद्राओं के डिज़ाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते थे। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृति भी पाई गई है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसा मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कुछ जानवर बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपको कुछ दिख रहा है ना, ये मतलब एक हॉर्न सांड है, बैल इसको बोल सकते हैं या सांड बोल सकते हैं। इसके साइड में देखिए कुछ कुछ और आकृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, इसको देख रहे हैं आप, क्या किया है, मतलब ये एक ऐसे बनाया, इसको खोद कर बनाया, इसके ऊपर इसको डाल के उसका चिन्ह बन गया है ना। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको टेराकोटा का जैसे मुहर जो होता है ना, मुहर, वो मुहर इसको बनाया गया है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। ठीक, ये जो आपको मुद्रा दिख रहा है, ये इसको कुछ लोग पशुपति का भी मतलब मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, इसका आकार जो होता है 1/2 से लेके 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। अच्छा, इसमें पालथी मार के दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये पशुपतिनाथ हैं। ठीक है, इनके देखिए साइड में बहुत सारे जानवर आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये दिख के आपको क्या लग रहा, हाथी लग रहा, ये शेर लग रहा, ये भैंस लग रहा, ऐसे करके है। ठीक है, इसको दर्शाया गया है। इस मानव आकृति के दाहिने और एक हाथी, ठीक है, और एक बाघ है, जबकि बाईं और एक गेंडा और भैंसा दिखाया गया है। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगा हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 2 बारहसिंगा हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व की हैं। ठीक है, और यह सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ठीक है, अच्छा, इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियाँ यानी टैबलेट पाई गई हैं, जिसमें एक और मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख है। इन पट्टियों पर आकृतियाँ और अभिलेख किसी नोकदार औजार से सावधानीपूर्वक काटकर अंकित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ताम्र पट्टियाँ बाजूबंद हैं तथा बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते हैं, मगर इन ताम्रपट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबंधित थे जो उस पर चित्रित किए गए थे। ठीक है, अब आते हैं मित्र भांड पर। इसके बारे में देखते हैं ये क्या बता रहा। इन पुरास्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मित्र भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन भी शकल, सूरत तथा उनके बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिज़ाइनों का भिन्न भिन्न रूप तथा विषयों के विकास का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चौक पर बनाए गए बर्तन हैं। कुम्हार की चौक मतलब क्या होता है, देखते हैं लकड़ी ऐसा रहता है जिसपे मिट्टी रख के गोल गोल घुराते, फिर उसको जैसा चाहेंगे वैसा शेप दे देते हैं। तो वैसे इसका शेप इसको देख के लगता है। हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं है, ये हाथ से बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि हाथ से इतना अच्छा से आप इसको डिज़ाइन नहीं दे पाइएगा। ठीक है ना, इसमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन आदि हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें से कुछ सुंदर लाल या स्टेल लेप लगी हैं। कुछ घड़ीदार पात्र हैं जो
घड़ियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तन पर लाल लेप की एक सुंदर परत है, जिस पर चमकीले काले रंग का ज्यामिति, आकृति और पशुओं का डिजाइन बनाया गया है। ठीक है। आगे है कि बहुरंगी मित्ता भांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं, जिन पर लाल, काले और हरे और कभी कभार सफ़ेद तथा पीले रंग के ज्यामिति आकृति बनी हुई हैं। ठीक है। आकृति बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं। उत्कर्णीय बर्तन बहुत कम पाए गए हैं, और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्ण की सजावट पंदे पर और बलि स्तंभ की दस्तारियों तक ही सीमित थी। ठीक है। छिद्र पातों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के ताल पर और छोटे छिद्र उनकी दीवार पर संवत पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थ को दर्शाते हैं। पेय पदार्थ को छानने के काम में लाए जाते थे। ठीक है। मतलब पानी को छानने का काम में लाया जाता था। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों में आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोनिकीय रूपी वाले बर्तन उपवर्तन के तौर पर भले ही मिले हों, लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। ठीक है। ये उसका सारा विशेषता बता रहा है कि किस टाइप का बर्तनों में विशेषता था, ये बता रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। आभूषण मतलब कि ज्वेलरीज के बारे में बताया गया कि हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियों अपने आप को तरह तरह के आभूषण से सजाते थे। गहरे बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। ठीक है। मतलब बहुत सारा तरह तरह के वो सामानों से अपना आपको श्रृंगार करते थे। ठीक है। अच्छा, मैं इसका थोड़ा जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। जहाँ यहाँ पे देखिए, सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाए गए हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के परंपरा पुरास्थलों पर एक कब्रिस्तान मतलब कहाँ पे, जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है, पाया गया है। कहाँ पर? हरियाणा में। और जहाँ शवों को गहनों के साथ दफनाया गया। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हरियाणा में जो एक कब्रिस्तान है वहाँ पे शवों को कैसे पाया गया है, उसमें उनको गहनों के साथ दफनाया गया है। ये दर्शाता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ज्वेलरी से मतलब जुड़े हुए थे। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये उसी के बारे में और भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आप एक लाइन में पढ़ दे रहा हूँ कि चुनादड़ों और लोथाल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि चुनादड़ों और लोथाल में जो पाया गया है कार्यशालाओं में, वहाँ से ये मालूम पड़ता है कि लोग मनका बनाने में बहुत ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इस तरह का उनका आभूषण हुआ करता था। हड्डियों का, मतलब कांसे का, ईंटों का, ऐसे करके वो लोग आभूषण बनाते। ये देख के ऐसा नहीं लग रहा है ये आपका नेकलेस टाइप है, ऐसा कुछ है ना? ये आपका ईयरिंग्स एंड ऑल, ये सारा आपको समझ में आ रहा होगा देख के। ठीक है। आगे देखते हैं। ये भी उनका जो डिज़ाइंस है, टेराकोटा का खिलौना जो होता था, ये घोड़ा है, ऐसे ही करके वो लोग बनाते थे। यहाँ पे देखिए, ये अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिया, जैसे सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, इस कथन को न्यायोचित ठहराएं। मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग कला को बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इसके बारे में बताइए। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ मिला है आपको। आभूषण मिल रहा है, मिट्टी का बर्तन है, फिर से कांसे का बर्तन है, टेराकोटा का बर्तन है, फिर से अलग अलग तरह के आभूषण पाए जा रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि वो लोग कला से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है। उन लोगों का जो मूर्तियाँ होता था, बहुत ही डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा से डिज़ाइन करके बनाया जाता था। वो बूढ़े बाबा जो दाढ़ी वाले थे, उनको आप देख लीजिएगा, उनसे भी आप इसे अच्छा से क्लियर करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, इसमें नृत्य करती हुई मूर्ति, तो ये है वो नृत्य करती हुई मूर्ति ऐसी पाई गई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए, वृषभ प्रतिमा है। ये एक वृषभ मतलब जो सांड होता है, ये वृषभ प्रतिमा ऐसा पाया गया था। ठीक
ठीक है। ये देखिए पुरुष धड़, इनका गर्दन नहीं है, सिर्फ धड़ इसका पाया गया है पुरुष का। उसके बाद चित्रित मृत भांड, मतलब मिट्टी का जो घड़ा होता है उस पर चित्र किया हुआ है, ऐसा पाया गया है, ठीक है। ये देखिए मातृका, मतलब कि मातृ देवी जो होती है उस टाइप की है ये, ठीक है। क्या लिखा है, मातृका की मूर्ति को आमतौर पर भद्दी अपरिवर्तित खंडित मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हार लटकाकर और कमर का चारों ओर एक अध्यवस्त्र लपेटे हुए और करधानी पहने हुए दिखाया गया है। अच्छा, मतलब ये एक क्या बता सकते हैं, एक ऐसा मूर्ति है जिसको बहुत ही अभद्र टाइप से इसको दर्शाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो आएगा ये आपका जो है मौर्यन समाज का जो है तीसरा जो पार्ट है आपका मौर्यकालीन कला, उसके बारे में ये मैप है। तो ये हम नेक्स्ट के वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को आप पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं पूरा क्लियर तौर से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आज थोड़ी जल्दी में हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ तक अपने वीडियो को कंप्लीट करना पड़ रहा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।